अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना शकोर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। हमने ऑप्टिक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बीएस फिजिक्स सिक्स सेमेस्टर के लिए और एमएससी फिजिक्स सेकंड के लिए। तो इस कोर्स के हम अब तक 7 लेक्चर ले चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट नहीं किया था। हमने जस्ट हाफ डिस्कस किया था उसे, पार्ट 1 उसका डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 7 में। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उसे डिस्कस करने से पहले, पार्ट 2 पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कितना कवर कर लिया था ये टॉपिक। हमने बेसिकली कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। अगर इससे भी पीछे जाएं तो हमने स्टार्ट किया हुआ था फोटोन का टॉपिक, जिसमें हम फोटोन की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे। हम ये देख रहे थे फोटोन्स होते क्या हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं किसी मटेरियल के साथ, मैटर के साथ, तो उनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमारे पास दो फिनोमेना जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ये फिनोमेना हमने ऑब्जर्व किए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा था और कॉम्पटन इफेक्ट हमने डिस्कस किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे थे डिटेल से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास होता क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एक मेटल के ऊपर लाइट फॉल आउट होती है और वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हर एक चीज के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक बड़े मजे का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि लाइट हम मेटल के ऊपर गिराएं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये डेली लाइफ में हमारे पास इतनी ज्यादा मेटल्स हैं तो वहां पर हम क्यों ऑब्जर्व नहीं करते कि वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। तो उसकी रीजन ये है कि नाम से ही शो हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब है, फोटो मतलब लाइट भी हो आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हो वहां पर, तब हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब होता है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होते हैं वो चले जाते हैं एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो और एक पाथ बन जाता है पूरा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए, तो करंट स्टार्ट हो जाता है जिसे हमने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरीके से हमने, ये तो बात हो गई कि हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसी तरीके से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था जिसे मैंने कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया था, वी नॉट मैंने उसे रिप्रेजेंट किया था कि कुछ बुक्स में उसे वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था कि अगर हम पोटेंशियल को नेगेटिव करते जाएं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होता जाएगा, जो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिस पर करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। उसके लिए हमने ग्राफ भी देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ देखा था हमने, वर्सेस इंटेंसिटी हमने देखा था। मतलब दो इंटेंसिटीज के लिए हमने करंट वाई एक्सिस पर लिया था और एक्स एक्सिस पर हमने यही वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लिया था हमने। तो उसका ग्राफ हमने देखा था कि किस तरीके से आएगा, जिसमें हमने ये रिजल्ट निकाला था कि अगर हमारे पास डिफरेंट इंटेंसिटी हो तो डेफिनेटली करंट डिफरेंट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब चेंज होता था हमारे पास, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज होती थी, तब चेंज होता था। फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी हमने डिस्कस कर लिया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया अपना। आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है। आज हमने बेसिकली डिस्कस करने हैं रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पीछे स्टार्ट किया था उसका जो रिजल्ट्स हमारे पास रह गए थे, बाकी सारा प्रोसेस हमने कर लिया था। आज हम उन रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, वो है कॉम्पटन इफेक्ट का। इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने बेसिकली रिजल्ट्स को कंप्लीट करना है और अपना टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट करना है। तो चलिए रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था कि फॉलोइंग रिजल्ट्स हमारे पास कंक्लूडेड होते हैं इन सारे एक्सपेरिमेंट से। कौन कौन से रिजल्ट्स हमें मिलते हैं इन्हें हम देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा रिजल्ट है हमारे पास
कि इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस हैविंग डिफरेंट एनर्जीज। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से इमिट तो हो रहे हैं लेकिन उन सबकी एनर्जी सेम हो। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक एटम को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑर्बिट की एनर्जी चेंज है, इस ऑर्बिट की एनर्जी चेंज है। तो हर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी एनर्जी डिफरेंट रखेगा। अगर मैं इसके ऊपर लाइट गिराती हूँ, लाइट फॉलो इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर हम लेकर आते हैं तो क्या होगा कि हर इलेक्ट्रॉन अपनी डिफरेंट एनर्जी से इमिट होगा क्योंकि हर ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से हमने पहला रिजल्ट निकाला कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं हर एक की डिफरेंट एनर्जी है हमारे पास। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है ऑन मेटेलिक सरफेस के ऊपर, जो जिसके ऊपर हम लाइट फॉल आउट कर रहे हैं उस सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये दो चीजें हैं जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। कौन कौन सी दो चीजें हैं? सरफेस है, मेटालिक सरफेस जिसके ऊपर हम इंसिडेंट लाइट फॉल आउट कर रहे हैं, और दूसरी क्या चीज है आपके पास? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी है? इंसिडेंट लाइट की। आपको पता है हर कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी को बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट क्या है कि देयर इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हमारे पास ऐसी भी फ्रीक्वेंसी है बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, मतलब उसमें उस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। मैं अगेन इसे रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जिस पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। अगर हम सरफेस के ऊपर गिराएं, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर उसे गिराएं तो वहां से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा कम है। तो फ्रीक्वेंसी कम, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर कोई भी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट ना हो उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये वाला जो पॉइंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मेटल टू मेटल भी वेरी करती है। मतलब आपने एक एल्यूमिनियम मेटल ले ली है, फिर आपने कोई और मेटल ले ली है, जिंक ले ली है, कॉपर ले ली है, तो मेटल टू मेटल ये जो फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये वेरी करती रहती है हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिटरमाइन ओनली द नंबर ऑफ द फोटॉन्स। हम ये कहते हैं कि अगर इंटेंसिटी को ज्यादा कर दिया जाए, ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अच्छे तरीके से समझाया था कि जब हम बात करते हैं कि हम इंटेंसिटी ज्यादा कर रहे हैं किसी भी लाइट की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम फोटॉन्स का साइज ज्यादा कर रहे हैं या उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं या इसी तरीके से कुछ और आप समझ रहे हो। तो इंटेंसिटी का मतलब हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम जस्ट वहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हमें फौरन समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज्यादा है। और जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, आपको पता है फोटॉन्स हमारे पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जितने ज्यादा ये एनर्जी पैकेट्स हमारे पास होंगे उतनी ही ज्यादा लाइट जो होगी वो ग्लो शो करेगी। इंटेंसिटी हम कह सकते हैं कि उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। दीज आर अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल थ्योरी। ये जो सारे रिजल्ट्स थे ये क्लासिकल थ्योरी में एक्सप्लेन किए गए। इनमें से कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे जो एक्सप्लेन नहीं किए गए थे क्लासिकल थ्योरी को लेते हुए, क्वांटम थ्योरी ने उसे एक्सप्लेन किया। जैसे हमारे पास हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं। वर्क फंक्शन का आपको पता है कि हमारे पास वर्क फंक्शन क्या होता है कि वो वर्क जो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें क्लासिकल थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो उसके लिए क्या किया गया कि क्वांटम थ्योरी को यूज किया गया, क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से और भी बहुत ज्यादा रिजल्ट थे
इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो क्लासिकल थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किए गए उसको क्वांटम थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया। तो क्वांटम थ्योरी के जो रिजल्ट थे उन पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, जस्ट हमने ओवरव्यू लेना था इस टॉपिक का, तो हमने वो देख लिया है। इसके रिजल्ट हमारे पास क्या क्या हैं ये भी हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है बेसिकली हमारे पास, कॉम्पटन साइंटिस्ट का नाम था जिसने 1923 में ऑब्जर्व किया कि अगर एक्स रेज को किसी भी ऐसे एटम के ऊपर गिराया जाए जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड हो। लूजली बाउंड का मतलब क्या है कि अगर हम उससे थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो फौरन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ देंगे, मतलब अपना जो बॉन्ड है वो तोड़ देंगे और बाहर निकल जाएंगे उस बॉन्ड से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि अगर कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक्स रेज को किसी भी ऐसे एटम पर, ऐसे टारगेट पर गिराते हैं जिसमें लूजली इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ग्रेफाइट का एक्सपेरिमेंट उसने किया था। ग्रेफाइट को यूज करते हुए उसने ये कॉम्पटन इफेक्ट जो था वो एक्सप्लेन किया था कि अगर हम ग्रेफाइट के ऊपर कोई भी इंसिडेंट जो एक्स रेज है वो फॉल आउट करें तो वहां पर क्या होगा कि जो स्कैटर्ड वेव है हमारे पास उसकी वेवलेंथ उसने ऑब्जर्व की कि वो ज्यादा थी, और जो इंसिडेंट वेवलेंथ है उसकी इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ जो है वो बहुत कम थी। अब यहाँ पर इसी को हम नाम देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट का। मैथमेटिकली इसने कैसे बताया कि अगर हम लूजली बाउंड टारगेट के ऊपर इंसिडेंट सॉरी एक्सेस गिराए तो वहां पर क्या होगा कि जो इंसिडेंट वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी, और जो स्कैटर्ड है वहां से टारगेट पर स्ट्राइक होने के बाद स्कैटर्ड हो गई है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी। इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया कि लैम्डा एस जो है वो ग्रेटर देन है लैम्डा आई से। लैम्डा एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और यहाँ पर लैम्डा एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एस है ये स्कैटर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब टारगेट से एक्स रेज स्ट्राइक करने के बाद जब स्कैटर्ड हो गई ये लैम्डा एस उसकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लैम्डा आई क्या है हमारे पास, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट को। लैम्डा आई का क्या मतलब है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट बीम, और जहां पर हमारे पास ये जो इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ है हमारे पास ये कम है। आपको इक्वेशन 1 में पता चल रहा होगा कि जो लैम्डा एस है वो ग्रेटर देन है लैम्डा आई से। लैम्डा आई इंसिडेंट की वेवलेंथ है, लैम्डा एक्स स्कैटर्ड की वेवलेंथ है। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास ना लेट्स सपोज ये टारगेट है हमारे पास, यहाँ पर मैंने ये जो सरफेस है ये ग्रेफाइट की सरफेस है। अब मैं यहाँ से कहती हूँ कि हमारे पास कोई इंसिडेंट बीम आई है, इंसिडेंट बीम ने स्ट्राइक किया है इस टारगेट के ऊपर। टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद ये जो बीम थी एक्सरेज की बीम जो हम यूज कर रहे हैं, एक्सरेज जो थी वो स्कैटर्ड हो गई है डिफरेंट डायरेक्शन में। मैं एक ही तो लूंगी कि एक ही जो बीम है मैंने उसी को ऑब्जर्व किया है तो हम एक ही को ले लेते हैं, जस्ट वन को। तो लेट्स सपोज ये वाली जो हमारे पास डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गई है रे, मैंने जस्ट उसे रिप्रेजेंट किया है। इसमें भी जा सकती है इसमें भी जा सकती है, मैं जस्ट एक को लेकर चल रही हूँ। अब कॉम्पटन ने क्या कहा कि यहाँ से वेवलेंथ आप डिफाइन करते हैं क्रस्ट टू क्रस्ट, तो यहाँ पर देखें क्रस्ट से क्रस्ट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारे पास ये लैम्डा है ये इंसिडेंट का कम होगा। और यहाँ पर देखें ये वाला जो है हमारे पास, ये मैं ट्रफ टू ट्रफ अब रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ट्रफ टू ट्रफ। तो ये वाला जो हमारे पास है ये वाला एज कंपेयर टू दिस वन ये हमारे पास ज्यादा है। मतलब ये वाला जो हमारा है लैम्डा एस ये कंपैरेटिवली इस लैम्डा आई से ज्यादा है हमारे पास। इसी को कॉम्पटन ने नाम दिया कॉम्पटन इफेक्ट का, जिसे 1923 में एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव किया कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होती है हमारे पास वो हमेशा ग्रेटर देन होती है इंसिडेंट वेवलेंथ से। इसकी रीजन को एक्सप्लेन किया उसने। क्या रीजन उसने दी, रीजन ये कही कि
यहाँ पर ये जो एक्स रेज है हमारे पास, जिसे हम इंसिडेंट बीम के तौर पर यूज कर रहे हैं, ये जो इंसिडेंट बीम है ये हमारे पास बहुत सारे फोटोन से मिलकर बनी है। रीजन उसने क्या बताई कि कॉम्पटन एक्सप्लेन द रीजन दैट एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ द फोटॉन। जो एक्स रेज है वो भी फोटोन से मिलकर बनी है, बहुत सारे फोटॉन्स उसमें होते हैं। व्हेन दीज फोटॉन स्ट्राइक विद द टारगेट, जब ये टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं, टारगेट इलेक्ट्रॉन्स मतलब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हमने कहा था, देन दे ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड मोमेंटम टू दी इलेक्ट्रॉन। सेम उसी तरीके से जैसे आप बिलियर्ड बॉल की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास मैं एक बॉल ले लेती हूँ, इस बॉल को मैंने स्ट्राइक किया इसकी तरफ। अब जब ये इससे स्ट्राइक करेगी तो ये वाली जो सारी की सारी बॉल्स हैं ये स्कैटर्ड हो जाएंगी, लेकिन ये वाली जो बॉल है ये रेस्ट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने जो अपनी एनर्जी थी और जो अपना मोमेंटम था वो डिलीवर कर दिया इन बॉल्स को, जिसके साथ वो जाकर स्ट्राइक की थी। तो सेम उसी तरीके से कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया इस प्रोसेस को कि जो एक्स रेज है वो प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। जब हम उसे टारगेट के ऊपर गिराते हैं, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का टारगेट है, उससे टकराने के बाद वो अपनी एनर्जी, ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं सारे के सारे, वो अपनी एनर्जी डिलीवर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और मोमेंटम भी उन्हें डिलीवर कर देते हैं। फिर क्या होगा कि प्रोटॉन्स खुद रेस्ट में आ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव आउट करना स्टार्ट कर देंगे। और डेफिनेटली जो अगर फोटॉन्स जो हैं हमारे पास एनर्जी ज्यादा लेकर आ रहे हैं, स्ट्राइक करने के बाद डेफिनेटली उनकी एनर्जी कम होगी, तो इस लिहाज से जो वेवलेंथ होती है हमारे पास वो कम हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पटन ने क्या दिया कि अगर हम इसी कॉम्पटन इफेक्ट को लेकर चलें तो वेवलेंथ में जो चेंज आता है वो डेल्टा लैम्डा है हमारे पास, जिसे हम वेवलेंथ चेंज इन वेवलेंथ बोलेंगे। उसके लिए इसने इक्वेशन दी कि इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये चेंज इन वेवलेंथ जो आ रहा है हमारे पास, उसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम ये इक्वेशन यूज करें तब। इसमें क्या है इक्वेशन में, h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। h प्लैंक्स कांस्टेंट है आपको पता है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें ये वाला जो फैक्टर था, ये वाला, इसे उसने नाम दिया कॉम्पटन वेवलेंथ का। अब ये हमारे पास, ये जो है हमारे पास, ये कॉम्पटन शिफ्ट है, मतलब चेंज इन वेवलेंथ जो हम बोलते हैं इसे हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। ये वाला जो फैक्टर है इसे नाम दिया गया कॉम्पटन वेवलेंथ का। अब यहाँ पर उसने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट निकाला कि ये वाले जो फैक्टर है ये तो सारे कांस्टेंट है। तो अगर अगर हमारे पास जो हम स्कैटर्ड कह रहे हैं कि बीम जो है स्कैटर्ड हो गई है, अगर हम एंगल ऑब्जर्व कर लें कि वहां पर जो स्कैटरिंग एंगल है थीटा जो है वो 90 डिग्री आ गया है। अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया तो cos 90 तो आपके पास 0 हो जाएगा। फिर आप क्या रिजल्ट निकालेंगे कि जो आपकी चेंज इन वेवलेंथ है, मतलब जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगी, मतलब डेल्टा लैम्डा इक्वल आ जाएगा इसकी वैल्यू के। इसको हम कहते हैं कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इक्वल है वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ के। दिस इज नोन एज द कॉम्पटन शिफ्ट फॉर स्कैटरिंग। मतलब ये जो इक्वेशन 1 है ये कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन कहलाती है फॉर स्कैटरिंग। एक शॉर्ट क्वेश्चन में इक्वेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पटन शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता होता है कि कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन जो है उसे एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मैंने स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर देखें कि इंसिडेंट बीम है वो हमारे पास स्ट्राइक कर रही है, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा 1 मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। इससे स्ट्राइक कर रही है अपने टारगेट के ऊपर। अब ये जो टारगेट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हमने लिए थे तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो बी में क्या हुआ कि ये जो टारगेट था ये तो इस तरफ मूव कर गया स्ट्राइक करने के बाद, जिसका मोमेंटम p मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ pe मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये जो p2 है हमारे पास ये आ गया h बाय लैम्डा 2 और ये हमारे पास इस तरफ मूव आउट कर गया, जो हमारा इंसिडेंट बीम थी वो इस तरफ चली गई। तो यहाँ से ये वाली जो हमारे पास वेवलेंथ आई ये ग्रेटर देन थी एज कंपेयर टू दिस वन। और यहीं से रिजल्ट फाइंड आउट किए गए कॉम्पटन ने
कि ये जो इक्वेशन 1 है, मैंने इक्वेशन 1 में जो जो चीज़ें थी आपको वो एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है उन्हें कि इक्वेशन 1 में जो ये वाला फैक्टर है h ओवर एम नॉट जी, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ का। अब कॉम्पटन वेवलेंथ अगर हमारे पास जो स्कैटरिंग है वो हम ऑब्जर्व करें 90 डिग्री के एंगल पर, तो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल आ जाएगी कॉम्पटन वेवलेंथ के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हमने कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस किया और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट को डिस्कस किया। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।